गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए 9th चैप्टर का मैंने आपको वीडियो भेज दिया था। 10th जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है उसकी लाइव जूम पर क्लास हुई थी। तो अगला चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो चैप्टर 1 है, चैप्टर 6 है, जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, चाहे बीओपी फॉरेन एक्सचेंज वाला था, कि अगर किसी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब पॉसिबल है, जब उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप हो। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं वहाँ अदर कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मार्केट का साइज एक्सपेंशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, रोड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेल डेवलप होंगी। चाहे आप कम्युनिकेशन में इंटरनेट की भी बात करो, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके कंट्री में डेवलप नहीं है तो कौन सी कंट्री आकर यहाँ पर करेगी। सपोज करो अगर यहाँ पर इंटरनेट ही ना होता तो क्या हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट हमें मिले वो पॉसिबल होते? बिल्कुल भी नहीं होते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सपोर्ट सिस्टम है किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आप अपनी लाइफ को इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इमेजिन करके देखो। एजुकेशन के बिना, हेल्थ की फैसिलिटीज के बिना, रोड ना होती, ट्रांसपोर्ट ना होते, कम्युनिकेशन ना होती, इलेक्ट्रिसिटी ना होती, वाटर ना होता, कैसे जीते? क्या ह्यूमन बीइंग का सरवाइव करना पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं था। जैसे हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का। ऑक्सीजन मिलती रहती है तो हम चल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन मिलनी बंद होगी, ह्यूमन क्या रहे हो जाएंगे, डेड बॉडी हो जाएगी फिर तो सपोर्ट सिस्टम क्या है? ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन जितनी प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होती है उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बॉडी में अच्छी तरह से चलता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी कंट्री का सपोर्ट सिस्टम होता है। उसके बिना कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? भी आपका एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे किस में आते हैं? आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और एजुकेशन और हेल्थ ये आपके किस में आते हैं? स्कूल, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन which serve as a driving force for the production activity of the economy. Abundant availability of power supply would accelerate the pace of production activity. Abundant means of transport would facilitate the movement of goods from producer to the consumer. Abundant means of communication would facilitate exchange and so on and so forth. देखो अब वो कहता है जितनी पावर सप्लाई जो है वो अबंडेंट मतलब इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होगी उतने ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है स्मूथली चलेंगी। जितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अवेलेबल होगा वेल कंडीशन में, उतना ही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाएगा। जितना कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप होगा उतने ही कंट्री में एक्सचेंज की फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक वर्चू है, उसके बिना किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल। कंट्री के सिस्टम को एफिशिएंटली अगर वर्कआउट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये है इकोनॉमिक। दूसरा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल जो होते हैं ये भी क्या है? सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। अगर आप हेल्थी हैं, एफिशिएंट हैं तो आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थी ना हो, एफिशिएंसी ना हो, एजुकेशन नहीं होगी, स्किल्स से एक्वायर करेंगे, स्किल्स नहीं आएंगी
तो कैसे करोगे? क्या बिना स्किल्स के प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है? नहीं। अगर एजुकेशन ही ना होती, सारे अनपढ़ गवार होते, तब क्या होता? क्या कंट्री के बारे में आप कुछ सोच सकते थे? जो आज आप खड़े होकर अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं, ये एजुकेशन ही तो बताती है कि आपके पास राइट है, फ्रीडम है, कि आप बोल सकते हो। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। ये कौन आपको सिखाता है? एजुकेशन ही तो है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, जुडिशरी काम करती है, किससे? एजुकेशन सिस्टम ही तो है। और हेल्दी नहीं होगे तो जितनी मर्जी फैसिलिटीज घर पर हो, क्या उसको यूटिलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए ही दोनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इम्पोर्टेंस है डेवलपमेंट के लिए। देखो, सबसे पहले तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अब प्रोडक्टिविटी चाहे प्राइमरी सेक्टर में है, चाहे आपकी सेकेंडरी सेक्टर में है, चाहे सर्विस सेक्टर में है, तीनों ही सेक्टर से क्या करता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। थिंक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विदाउट परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अगर हमारे पास इरिगेशन के, सिंचाई के परमानेंट मीन्स ना होते तो क्या एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल हो पाती? और अगर किसी देश में फूड ग्रेन ही नहीं है तो क्या ह्यूमन बींग सरवाइव कर पाएंगे? बाहर के देशों से इंपोर्ट करने का हमने नतीजा देख लिया। थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, अगर आपका सेल्फ सफिशिएंसी वाला लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव अगर याद हो तो उसमें क्लियर था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो यूएसए ने कंडीशन रखी थी कि हमें सप्लाई फूड ग्रेन की बंद कर देंगे अगर हम पाकिस्तान के सामने अपने घुटने नहीं टेक देते। तो कैसे? प्रोडक्शन के बिना, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के बिना इंडिया कैसे डेवलप हो सकता है? ह्यूमैनिटी कैसे सरवाइव करेगी? पॉसिबल ही नहीं होता। तो मीन्स ऑफ इरिगेशन अगर ना हो तो क्या पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड रह जाए? लेकिन रेनफॉल, एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। अगर रेनफॉल पर ही डिपेंड करते रहते तो सेल्फ सफिशिएंसी वाला ऑब्जेक्टिव भी कभी ना अचीव होता। क्यों? क्योंकि जब रेनफॉल अगर अच्छी है तो हार्वेस्ट अच्छी होगी, और रेनफॉल अगर अच्छी नहीं है तो हार्वेस्ट भी अच्छी नहीं होगी। तो अगर आउटपुट को हमें बढ़ाना है तो हमें परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है उसका भी क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर आता है प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी, देखो, सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्शन होगा तभी तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो पाएंगी, और इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होंगी तभी तो सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, एनर्जी, ऑयल ना हो, पेट्रोल ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्या इसके बिना पॉसिबल है? नहीं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वुड देन डिपेंड ऑन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। आपके घरों में कितने हैं? सोच के देखो, हम में से कितनों ने जो है वो सोलर जो है एनर्जी को यूज किया हुआ है, सोलर प्लांट वगैरह लगवाए हुए हैं घरों में? इन्वर्टर है, बैटरी किससे चार्ज होती है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होती है ना बेटा। ठीक है। तो अभी इंडिया में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का जो है वो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। टूरिज्म सबसे बड़ा जो है वो इनकम का सोर्स है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। कैन टूरिज्म बी ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? बाहर के देशों से, दूर दूर के देशों से लोग आते हैं इंडिया को देखने के लिए। इंडिया में क्या है? एक ऐसा हेरिटेज अवेलेबल है जो कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलता। कहते हैं ना, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। ये है ना, सुना हुआ है ना, कितने सारी फिल्मों में ये डायलॉग होता है, सीरियल्स में भी बोलते हैं, सब सुना हुआ होगा आपने। ये चीजों में तो पूरी नॉलेज होती है आपकी। तो टूरिज्म जो है, क्या वो डेवलप हो सकता है? अगर वो इंडिया में कहीं जाना हो घूमने के लिए, वहां पर सड़कें ही ना हो या कोई व्हीकल्स ही अवेलेबल ना हो, तो क्या टूरिज्म डेवलप हो जाएगा? दूर दूर से ताजमहल को देखने के लिए लोग आते हैं,
क्यों ताजमहल के लिए अब जो रास्ता बनाया गया उसको हाईवे वाला क्यों बनाया गया? ताकि इजीली रास्ता कंफर्टेबली जो है वो कवर अप हो जाए। टाइम भी कम होता है हाईवे से जाने पर, टाइम जो है वो कम कंज्यूम होता है। अगर बाय रोड जाते हैं तो उसमें ज़्यादा लग जाता है टाइम, तो इसलिए हाईवे बनाया गया है ताकि जल्दी से स्मूथली। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? एक तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो, दूसरा इजीली असेसेबल हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो इसी तरह से अगर टूरिज्म की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिना तो हम कंट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बढ़िया सा जो है ना आपको पॉइंट दिया गया समझाने के लिए। सडनली नोट इन द एब्सेंस ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टूरिज्म वुड परहैप्स एग्जिस्ट ओनली एज ए हॉबी। कहता है तब तो अगर ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ना होता तो टूरिज्म तो एक हॉबी हो पाती, और हॉबी भी फिर क्या होती है? लिमिटेड लोगों की होती है। क्या घूमना फिरना सभी लोगों की हॉबी होती है? नहीं होती। अगर जाते भी हैं घूमने, कब? जब हम ये देखते हैं कि वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है। कहते हैं अगर ये हॉबी होती तो लाइक द हॉबी ऑफ द एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर लाइक कोलंबस एंड वास्को डी गामा। कहते हैं जब से तब तो सिर्फ कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे लोग ही होते जो क्या कर पाते। कोलंबस ने किसकी खोज की थी भाई? इस सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी तो खैर मैं वीडियो चला रही हूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वास्को डी गामा और कोलंबस, एसएसटी देखते हैं कितनों की हाई है, दोनों ने कौन कौन सी कंट्री की खोज की थी। चलिए, ये तो था प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। A developed network of highway would definitely induce investment across all sector of the economy। कहते हैं जितना हाईवे जो है डेवलप होगा उसका नेटवर्क, उतना ही सभी सेक्टर्स जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इजीली हो सकता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन है बिजनेस इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? प्रोडक्शन के बीच में लिंक को जनरेट करता है। कैसे? मतलब जितने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे, एनर्जी अवेलेबल होगी, बैंकिंग और इंश्योरेंस जो है उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगे। और जितने बैंकिंग सेक्टर डेवलप होंगे, लोन की फैसिलिटीज होंगी, सेविंग को मोबिलाइज किया जाएगा, उतनी ही कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड भी क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मार्केट के साइज को बढ़ाता है। मार्केट के साइज का एक्सपेंशन कैसे होता है भाई? अगर ब्रिटिशर जो है उन्होंने क्यों किया था रेलवे का? सबको पता है। उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किस लिए किया? क्या इंडिया के डेवलपमेंट के लिए किया था? नेवर। उन्होंने अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट की मार्केट की साइज का एक्सपेंशन करना था। तो जितना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप होगी उतना ही मार्केट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से एबिलिटी जो है, इनहांस एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी जो वर्क की है वो बढ़ जाती है। क्यों? एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज जितनी अच्छी होंगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जितनी अच्छी होंगी, उतनी ही कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड भी क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी जो है वो हाई स्पीड से होगी। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आपको पहले भी बताया गया है, इंडिया जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है आउटसोर्सिंग का। क्यों आउटसोर्सिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन है? क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंट लेबर जो है चीप वेज रेट पर अवेलेबल होती है। गलती से भी चीप लेबर मत लिख देना, चीप वेज रेट पर है, लेकिन इंडिया की जो लेबर है वो एफिशिएंट है और स्किल्ड है। अपनी कंट्री के लिए ही अगर इस तरह से सोच के लिखोगे तो फिर बेटे मार्क्स के लिए वो भी सोचेंगे कि क्या बच्चे ने पढ़ा है। बच्चे को इतना भी नहीं पता कि हमारी कंट्री जो है वो आज कहाँ स्टैंड कर रही है। इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नंबर वन एक्सपोर्टर है। क्यों है? क्योंकि स्किल्स डेवलप हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई सॉफ्टवेयर बना लेता है। सबसे बढ़िया जो है नंबर वन एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया।
तो वो कैसे है? ब्रेन की वजह से, एक्सीलेंट की वजह से, एफिशिएंसी है, स्किल्ड है। तो आउटसोर्सिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन तभी बनती है कोई कंट्री जहां पर वहां पर स्किल्ड और एफिशिएंट लेबर अवेलेबल होती है, लेकिन अपनी कंट्री के कंपैरिजन में उसे वेज रेट कम पे मिल जाती है। एक अमेरिकन डॉक्टर और एक इंडियन डॉक्टर, दोनों की सैलरी को देख लेना। इंडियन डॉक्टर जहाँ 50,000 में भी खुश हो जाता है ना कि हाँ मुझे 50,000 मिल गए, वहाँ अमेरिकन डॉक्टर जो है ना वो 2 लाख में भी खुश नहीं होते और 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं एक सर्जरी के। और यहाँ इंडिया वाले डॉक्टर तो 50,000 में भी खुश हो जाते हैं। तो क्या है, स्किल तो दोनों के पास है, डॉक्टर तो दोनों ही हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट पॉइंट इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। पीछे अब सबसे पहले मैंने यही आपसे पॉइंट डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होता है उतना ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं जब किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। FDI, foreign direct investment, is infrastructure is an instrumental in the growth process in less developed countries like India, where domestic investment is very low. Since 1991, when economic reforms were initiated, FDI inflow in India economy has substantially increased thanks to the expanding infrastructure. ठीक है, तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस। कल हमने इसका आगे करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्टेट है, जिसमें एनर्जी वाला टॉपिक है बेटे। एनर्जी तो जो है वो सिलेबस से आपका पूरी तरह से कट हो चुका है, तो हमारे पास कल रह जाएगा हेल्थ वाला एलिमेंट। तो कल हेल्थ वाले को करके और ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है।